तो मिड कैप मसाला देखने की आप शुरुआत कर चुके हैं और बाजार में हम देख रहे हैं कि रिकवरी की कोशिश तो हो रही है, लेकिन रिकवरी कुछ खास रंग नहीं ला पा रही है क्योंकि लगातार हमने बिकवाली देखी। अगर हम रीसेंट हाई से देखेंगे तो निफ्टी करीब करीब 650 अंक टूट गया था, लेकिन आज जो तेजी है वो है सिर्फ 0.11% की और 27 अंकों की हल्की तेजी पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। 24,525 का लेवल आप देख रहे हैं और अभी तक की जो रेंज रही है निफ्टी की लगभग 100 अंकों के आसपास के रेंज में निफ्टी ने 3.5 घंटे का सत्र जो है वो बिताया है। निफ्टी बैंक की बात करें, थोड़ी तेजी रिलेटिवली ज्यादा है निफ्टी बैंक के मुकाबले, लेकिन वहां पर भी कोई ऐसी रंगत खास में दिखाई दे नहीं रही है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहतर है। 1647 शेयर इस वक्त तेजी वाले हैं और 1068 शेयर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिकवाली के साथ आपको कारोबार करते दिखाई देंगे। और उसकी वजह यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज माहौल थोड़ा सा बेहतर जरूर लग रहा है, क्योंकि मिड कैप का जो इंडेक्स है करीब 225 अंकों पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पर भी तेजी है, 17,400 के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। अब मिड कैप की जो तेजी है रह गई है सिर्फ 80-90 अंकों के आसपास की। तो बाजार वोलेटाइल है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो ये साफ साफ है कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर टेंशन है और टैरिफ की जो अनिश्चितता है वो बाजार को परेशान करने का काम कर रही है। तो थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट को जोड़कर आपके लिए हम इंडेक्स का ट्रेड समझेंगे कि अगले 3 घंटे में आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि आज के जो 3 तस्वीरें हैं बाजार के लिए मिड कैप स्पेस में वो क्या है, किस तरह की ट्रेंड बन रही है, ये समझ लेते हैं। संवर्धन मदरसन करीब 3% की तेजी है। यूटाका गाइकिन में 81% हिस्सा यह कंपनी खरीद रही है, इसके चलते शेयर में 3% की आज हम तेजी देख रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज ने अपग्रेड किया है क्लीन साइंस टेक को, शेयर में हम 2% की तेजी देख रहे हैं और बीएसई के शेयर में लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं। जो ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर के जो डेटा हैं वो काफी नेगेटिव संकेत दे रहे हैं और जो मार्केट रेगुलेटर का जोर है कि कैश में टर्नओवर बढ़े, ऑप्शंस में घटे, और इस कोशिश के चलते लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट का दौर है। 3,000 से ऊपर का जो शेयर था बीएसई का अब 2,200 रुपए से भी नीचे जाके कारोबार कर रहा है, तो वहां पर दिक्कतें छट नहीं रही हैं। तो इन सारे शेयरों पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं, बिना देर किए जान लेते हैं कि इंडेक्स में क्या रणनीति बनानी है निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड के जरिए। राजेश जी, एज एक्सपेक्टेड कोई भी जो तेजी आ रही है ना ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रही है और ऑलमोस्ट सपाट हो गया निफ्टी, तो 15-20 अंकों के हल्के से गेंस हैं। आपके हिसाब से अगर बचा हुआ जो सत्र है, किसी को अगर नया ट्रेड लेना है तो क्या आप सलाह देंगे नए ट्रेड की? दूसरी चीज, जिसने ओपनिंग के साथ ही मान लीजिए अगर लॉन्ग इनिशिएट किए होंगे उनके लिए आपकी राय क्या होगी? जी अभिषेक जी, वही मैं कह रहा था कि लास्ट 2 दिन के सेल ऑफ के बाद मार्केट में आज बाउंस कर रहा है मार्केट, बट हायर लेवल्स पे जो है मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज का जो पिवोट लेवल है 24,570 का, तो वो भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है मार्केट। तो अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव व्यू के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो वो मैम सलाह होगी कि आज का दिन का हाई अगर क्रॉस करता है उसके बाद लेना चाहिए। उसके बाद एक इंट्राडे में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो 24,580 अगर क्रॉस करता है देन उसके बाद एक मोमेंटम मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट जो है एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा, पॉसिबली नीचे में 24,500 के आसपास और ऊपर में 24,580 के रेंज में थोड़ा सा तो वेट एंड वॉच रहेगा। अगर 580 का क्रॉस करता है 24,580, देन उसके बाद एक मोमेंटम जो है निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, 24,580 पार अगर करेगा निफ्टी तो मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आज के जो हाई है 24,572, देखते हैं कि उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है नहीं, लेकिन ये देखिए 24,469, 24,572, 103 अंकों की रेंज रही है ये निफ्टी की। तो आज मुझे लगता है कि पूरा साइडवेज ही वैसे कारोबार होगा इंडेक्स में। इंडेक्स में थोड़ा मुश्किल है पैसे बना पाना, क्योंकि माहौल नेगेटिव है।
स्टॉक स्पेसिफिक आप रहें, जहां पर शेयरों में पैसे बन जा रहे हैं। आपको तो पैसे बनाने से मतलब होना चाहिए, या फिर किसी को भी बाजार में जो एंट्री करता है, तो स्टॉक में बने इंडेक्स में बने क्या फर्क पड़ता है। जहां पर कन्विक्शन हो वही ट्रेड आपको करनी चाहिए, और कन्विक्शन वाले कुछ आइडिया जान लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, फिर बताइए, आपने आज हमारे दर्शकों के लिए क्या चूज किया है, कहां पर ट्रेड लेके पैसे बनेंगे? लॉन्ग के सौदे हैं मिड कैप में, या फिर कोई शॉर्ट के भी रिकमेंडेशन है? जी अभिषेक जी, एडवांस डिक्लाइन अगर देखें तो वो एक फेवरेबल साइड पे है। मतलब 1:2 के रेंज में एडवांस डिक्लाइन चल रहा है, तो मार्केट ब्रेड पॉजिटिव है, तो स्टॉक स्पेसिफिक बाय के साथ चलेंगे। मॉर्निंग में हमारा आपके साथ बात हुआ था मॉर्निंग कॉल में, तो वहाँ पे वोल्टास मैंने रेकमेंड किया था। एक अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ से फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम जो है वोल्टास में एक्सपेक्टेड है। 18 अगस्त को एक स्ट्रॉन्ग आइलैंड रिवर्सल गैप रह गया था, एंड कल के सत्र में हमने देखा था कि उस गैप को रिटेस्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। तो वोल्टास यहाँ पे बाय करना है, यहाँ से एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1333 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, 1440 के टारगेट के साथ। दूसरा जो बाय कॉल है अभिषेक जी, वो है एफएमसीजी स्पेस से कोलपाल में। देखिए एफएमसीजी स्पेस लास्ट 2 वीक से ही काफी अच्छा जो है एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एंड कोलपाल का अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चरल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में आज ऊपर लो मारूबुजो फॉर्मेशन है, एंड अपने की एवरेजेस को भी क्रॉस करे, तो कोलपाल पे एक व्यू पॉजिटिव है। 2250 के साथ बाय करना है, टारगेट लक्ष्य होंगे 2550 के। ठीक है, कोलगेट पामोलिव हो गया। कोलगेट में आज अच्छी रफ्तार हम देख रहे हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि कोलगेट ने जो शुरुआती रफ्तार बनाई ना, उसको अब गंवाने के मूड में नहीं है। एक बार इसका इंट्राडे चार्ट आप स्क्रीन पर लेकर आएगा। 2550 के टारगेट हैं राजेश जी की तरफ से, और 2250 के आपको स्टॉप लॉस दिए जा रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से भी ठीक है, और अच्छी तेजी के बावजूद आपको ये शेयर दिया जा रहा है। दूसरा जो शेयर है वो है वोल्टास का। वोल्टास ने भी जो शुरुआती तेजी थी उसको कंसोलिडेट करने का काम किया है। कल के सत्र में भी देख रहे कि मजबूती थी, आज भी 1% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। और आप कोलगेट का ये चार्ट देख सकते हैं, तेजी जो है उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश हो रही है। तो जो दोनों चढ़ने वाले शेयर हैं उनमें रणनीति है ये राजेश जी की तरफ से। लेकिन जो शुरुआत में आपको हमने 3 शेयर दिखाए तस्वीरों के माध्यम से, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उसको हमने चूज किया था कि आज उसको अपने शो के प्रमुख हाइलाइट्स में शामिल किया जाए। संवर्धन मदरसन करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। शामिल, अब इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो बात करें अमेरिका में, वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। आज हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी है। 94 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको दिखेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि 100 रुपए तक ये शेयर रिकवरी में गया, और 100 रुपए से फिर से एक फिसलन बनी, और 90-92 रुपए के आसपास आके थोड़ा रुका, और ये थोड़ा सा इसमें बाउंस आ रहा है। राजेश जी, ट्रस्ट करेंगे संवर्धन मदरसन पर? क्या आपको लगता है कि जो गिरावट हो रही थी क्या वो थम गई है, या फिर अभी थोड़ा वेट कर लें? देखिए आज वॉल्यूम्स तो काफी स्ट्रांग है, एंड अपने प्रीवियस लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड अगर चार्ट स्ट्रक्चर को भी देखें तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जैसा बन रहा है प्रीवियस लो के आसपास। तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 92 का रखना चाहिए, एंड ऊपर में जो आज का हाई है अराउंड 100 के पास, वो पहला लक्ष्य होगा, एंड 100-102 के आसपास जो है एक 200 डीएमए है, तो वो लक्ष्य रखना चाहिए 92 के स्टॉप लॉस के साथ। शामिल को लेकर ये व्यू है, लेकिन चलिए 12:40 हो गए हैं, और हर घंटे में आपको ऑप्शंस का एक सौदा बताते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। इस घंटे का ट्रेड लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठ वाले। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बताइए कौन सा स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है हमारे दर्शकों के लिए, और ऑप्शंस की स्ट्रेटजी क्या होगी? बैंक के साथ जाना चाहूंगा। बाइंग साइड का व्यू है 1080 सितंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 13.5-14 रुपए के आसपास चल रहा है। टारगेट रहेगा 30 रुपीज का, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 8 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,000 रुपीज का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा है, और अगर हम अभी देखते हैं तो एक लोअर रेंज के आसपास ट्रेड होता हुआ उसके बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी फॉर्म हुआ है।
मुझे लगता है वो मार्केट भी ओवरसोल्ड है। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो बैंकिंग में ओवरऑल और एक्सिस बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक बैंकिंग में कुछ कुछ स्टॉक थोड़ा दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से एक्सिस बैंक भी है। 1050 रुपए के आसपास के भाव आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पर, लेकिन आपको 1080 वाली कॉल खरीदनी है। 13.5-14 रुपए के भाव पर आपको ये मिल जाएगी। लक्ष्य होगा 30 रुपए का, यानी कि जिस भाव पर है उससे डबल होने की क्षमता रखता है और वहां से आधा होने की आशंका है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। अधिकतम मुनाफा 10,000 का, अधिकतम नुकसान 3,750 का, लगभग एक तिहाई। तो रिस्क और रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो आकर्षक लग रहा है। और आज बैंकिंग में गिरावट देखते हैं कि क्या आखिर तक क्लोज होते होते बाजार कि क्या निफ्टी बैंक रिकवरी की कोई साइन देता है या नहीं देता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको जहां पर ट्रेड मिले कैश में, ऑप्शंस में, आप उसका फायदा उठाते रहिए। एक्सिस बैंक की रणनीति अमूल की तरफ से। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज इस शो में जुड़ने के लिए, बेहतरीन ट्रेड के साथ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जरा समझ लेते हैं कि मिड कैप में जो तेजी वाले जो शेयर हैं उनकी एक बार सूची सामने लेकर आइए। आज हम देख रहे हैं कि येस बैंक ऊपर आपको दिखाई देगा। कोलगेट की हमने बात कर ली है, इंडस टावर, IRB इंफ्रा, ओला इलेक्ट्रिक, कोचिन शिपयार्ड जैसे कुछ शेयर्स हैं जो आज मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। येस बैंक छोड़ देते हैं, एक रेंज में है, जब रेंज से बाहर निकलेगा तो इसकी बातचीत हम आगे करेंगे। कोलगेट की बात हमने कर ली है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक लगातार मोमेंटम है। एक बार ओला इलेक्ट्रिक का ना इंट्राडे चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि हमने देखा था कि 42 रुपए के भाव से ये शेयर लगातार तेजी का मोमेंटम दिखा रहा है। 60 रुपए की तरफ बढ़ चला है ओला इलेक्ट्रिक। 55 रुपए के प्राइसेस हैं, यानी कि अगर आप पिछले महीने भर की चाल देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक आपको ऑटो स्पेस में शायद सबसे ज्यादा चलने वाला शेयर दिखाई देगा। टूटा भी बहुत था, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट 30% के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से आ गई है। ओला इलेक्ट्रिक ये 50-55 के आसपास अब देख रहे हैं राजेश जी, टिकने की कोशिश है। निवेश के लिए तो मैं मतलब नहीं पूछूंगा आपसे, बहुत छोटा ट्रेड अगर कोई बन रहा हो यहां से 5 रुपए 10 रुपए का, तो वो आप बताइए क्या करना है ओला में। देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे एक डेली चार्ट में एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो इमीडिएट टर्म में जो लक्ष्य बन रहे हैं अराउंड 60 के आसपास है, जो इसका 200 DA में भी है। तो यहाँ पे कोई भी हल्का फुल्का अगर डिप आता है तो डिप में बाय कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 52 का स्टॉप लॉस रखिए एंड 60 के आसपास के लक्ष्य रखिए। ओवरऑल कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल्स पे वॉल्यूम हो रहा है, तो ये जो ट्रेडिंग बाउंस है वो एक्सटेंड कर सकता है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये व्यू हो गया। कुछ गिरने वाले शेयरों की बात करते हैं और उसकी लिस्ट भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर साहब जरा सामने लेकर आइए। नायका, SJVN, विशाल मेगा मार्ट, BSE, NHPC, M&M फाइनेंशियल, ये कुछ शेयर्स हमने चुने हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि माहौल थोड़ा खराब होता दिख रहा है। राजेश जी, एक बार नायका पर व्यू दीजिए, क्योंकि नायका हम देख रहे थे कि 225-235 के रेंज में थोड़ा समय बिताने की कोशिश कर रहा था। आज हम छोटा सा क्रैक देख रहे हैं। नायका में स्ट्रक्चर तो वीक नहीं हो रहा है ना? देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभिषेक जी एक इवनिंग स्टार पैटर्न डेली चार्ट में डेफिनेटली बन रहा है। तो एक फर्दर डिप आ सकता है अराउंड 220 से 222 के आसपास। बट अगर अभिषेक जी इसका हायर चार्ट स्ट्रक्चर देखें, वीकली चार्ट, तो कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड करे, तो इसमें कोई सेल की रणनीति नहीं रहेगी। बट अगर कोई फर्दर डिप आता है 220 के आसपास, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा डिप्स में बाय करने के लिए। ये 220 के आसपास मिले तो एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए। BSE पर एक फटाफट व्यू दीजिए राजेश जी, क्योंकि BSE की गिरावट थम नहीं रही है और कुछ न कुछ जो भी कैपिटल मार्केट में ऐसी खबरें जिससे वॉल्यूम ऑप्शंस में गिरने की आशंका होती है, उन चीजों से मूड खराब हो रहा है। अब ये 3000 से गिरते गिरते, मतलब 3000 से अगर आप देखेंगे तो करीब 900 रुपए की फॉल आ चुकी है शेयर में, जो कि रफली अराउंड मुझे लगता है कि 25 से 30% के आसपास बनता है। BSE को सपोर्ट लेते हुए आप कहां पर देख रहे हैं? ये गिरावट का दौर थमेगा कब? देखिए, 2300 के आसपास मल्टी वीक स्विंग लोस थे एंड उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। जो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है अराउंड 2000 के आसपास। ये इसका मे का स्विंग लो है, अलॉन्ग विद दैट 200 DA में भी है। तो अभी भी
एक वीक कैंडिडेट ही है, तो हायर लेवल्स पे वीकनेस ही रहेगा। पॉसिबली 2000 के लेवल्स भी ये नियर टर्म में रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, बीएसई को लेकर ये व्यू हो गया। शो मिड कैप का जरूर है, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे शेयर जो थोड़े लोगों के रडार पर रहते हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। एमएनएम आज हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है और 3400 रुपए के भाव से लगातार हम शेयर में फॉल देख रहे हैं। आज इंट्राडे में 3200 रुपए के भी नीचे गया, यानी कि पिछले 4 सत्र में 5 से 6% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। और अगर हम रिसेंटली अगर देखेंगे अब ऑटो पैक में ना, तो मतलब सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला शेयर पिछले 1 महीने की अवधि में है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मारुति हुंडई ने बेहतर परफॉर्म करके दिया है। 1 महीने की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो इसके फंडामेंटल्स को लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन राजेश जी, ये जो खबर आई कि मारुति ने ईवीज को लेकर थोड़ा प्लान अपना एग्रेसिव किया है, हंसरपुर प्लांट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं अब ईवी स्पेस में जिसमें थोड़ा लीड लेने की कोशिश की थी एमएनएम ने, थोड़ा सा उसको झटका लगेगा, तो सेंटिमेंटली थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। एमएनएम में आपको क्या लगता है कि 3200 रुपए के अगर नीचे जाके अगर टिकता है तो गिरावट क्या और बढ़ेगी शेयर में? अभिषेक जी, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इसका जो मल्टी मंथ ब्रेकआउट है अराउंड 3150 के आसपास देखने को मिला था। मतलब अगर आप देखें सितंबर 2024 से लास्ट 1 साल से अराउंड 3150 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, एंड उस ब्रेकआउट के देने के बाद हमने एक 3430 तक रैली देखी थी। अभी वापस उन ब्रेकआउट लेवल्स को रिटेस्ट कर रहा है, तो मेरी सलाह ये होगी कि ये जो वीकनेस है 3150 तक अगर एक्सटेंड करता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी 3150 से 3180 के रेंज में वापस से री एंटर करने के लिए। ठीक है, री एंटर करने के लेवल आपको बता दिए हैं। ये 7 दिन का चार्ट आपकी स्क्रीन पर, और देखिए जो फिसल पट्टी बनी है ना, ये करीब करीब 3400 रुपए के स्तर के आसपास से लगातार गिरावट हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए हम लेकर आएंगे। और हाँ, आज रिलायंस की एजीएम पर नजर है, 48वीं एजीएम है, बहुत खास होती है। मुकेश अंबानी की स्पीच भी होगी 2 बजे, उस पर भी तो हम जाएंगे। लेकिन एजीएम से पहले रिलायंस में क्या कोई मौके बन रहे हैं ट्रेड के, और एजीएम से उम्मीदें क्या हैं, ये जानेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। के रेंज में ही कारोबार हो रहा है और हल्की तेजी के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की भी जो तेजी है वो भी है 0.25% से कम की। लेकिन बाजार की आज नजर होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं एजीएम पर, और एजीएम से पहले हम देखने की शेयर में सपाट कारोबारी होता हुआ दिख रहा है। 1380 रुपए के आसपास के भाव, 1388 रुपए के भाव आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। एजीएम से उम्मीदें क्या हैं और पिछले एजीएम में क्या बड़े ऐलान हुए, खास रिसर्च के साथ हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या उम्मीद करके हम चल रहे हैं एजीएम से और किन बड़े ऐलानों पर फोकस है? बिल्कुल, स्ट्रीट की नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और उसके एजीएम पर है, जो आज दोपहर 2 बजे होगी। किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही है, सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। जियो और रिटेल के आईपीओ से जुड़े ऐलान आ सकते हैं, और वहाँ से अगर कोई कमेंट्री निकल कर आती है तो किस तरह का वैल्यू अनलॉकिंग ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए, वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। इसके अलावा एआई से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी घोषणा मुकेश अंबानी एजीएम के थ्रू कर सकते हैं, तो उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। और इसके अलावा रिटेल और एफएमसीजी सेगमेंट से किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी के होते हैं और एफएमसीजी सेगमेंट में किस तरह की कमेंट्री निकल कर आती है एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट 3 ट्रिगर है जिस पर आपको रिलायंस और एजीएम में नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में किस तरह की कमेंट्री निकल कर आई है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। याद रखें, एजीएम के द्वारा मुकेश अंबानी ने हमेशा ही बड़ी कमेंट्री निकाली है, तो वहाँ से सबसे पहले 2017 में 1500 रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट के साथ जियो फोन के लॉन्च की घोषणा की थी। ये अनाउंसमेंट 2017 में निकल कर आया था। इसके बाद 2018 की बात करें तो वहाँ पर भी बड़े अनाउंसमेंट्स थे। 3000 वाला जियो फोन 2 लॉन्च किया था 2018 में। 2019 में अरामको के साथ, सऊदी अरामको के साथ बड़ी डील अनाउंस की थी, तो वहाँ से भी बड़ी अनाउंसमेंट थी। इसके बाद 2020 की बात करें तो याद रखें 5G एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर कंपनी ने हमेशा से ही बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। गूगल में निवेश करने की घोषणा कंपनी ने 2020 के एजीएम में की थी।
इसके बाद 2021 की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी ने बड़े अनाउंसमेंट किए थे। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए 75,000 करोड़ का अनाउंसमेंट कंपनी ने 2021 के अपने एजीएम में किया था। 2022 में 5G सर्विस को लेकर 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया था और एफएमसीजी बिजनेस से रिटेल की एंट्री का भी अनाउंसमेंट 2022 में किया था। इसके बाद 2024 यानी पिछले साल की बात। शुक्रिया आशीषा। तो निश्चित तौर पर 2-3 की चीजें हैं जो रिलायंस की एजीएम से आप उम्मीद करके चलिए। जियो का आईपीओ कब आएगा, रिटेल की लिस्टिंग कब होगी, ये कुछ चीजें हैं जो फोकस पर रहेगी। और न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर कंपनी के प्लान क्या है, एफएमसीजी और रिटेल में कैसे एक्सपेंड करेगी, इस पर नजर रहने वाली है। और देखते हैं कुछ सरप्राइज क्या आता है मुकेश अंबानी की तरफ से अपने कस्टमर्स के लिए। लेकिन चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन शो को समेटने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह से हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह से अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। और इसी के साथ इस शो में इतना ही। ब्रेक के बाद अब देखिए कॉर्पोरेट कनेक्शन। नमस्कार।